Very warm welcome to all of you. This is Mehak and this is my YouTube channel Keep Growing. Today we will be learning about NCERT Psychology, Class 11, Chapter 1, What is Psychology, and this is Part 4. Part 4 के अंदर हमारे पास कंटेंट्स रहेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया एंड ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी. डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया के अंदर आप पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारे इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हुई साइकोलॉजी की, और ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी में कौन कौन सी फील्ड्स होती है जिसके अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, अपने करियर को चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया. The Indian philosophical tradition is rich in its focus on mental processes and reflection on human consciousness, self, mind-body relations, and a variety of mental functions such as cognition, perception, illusion, attention, and reasoning, etc. तो जो हमारे इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन था ना, वो ज़्यादातर फोकस किस पे करता था? मेंटल प्रोसेसेस पे, कि कैसे कैसे हमारा जो ब्रेन है, माइंड है, उसका रिलेशंस कैसा है, रिफ्लेक्शन ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे, जो कि कैसे ह्यूमन जो है वो अवेयर रहता है चीज़ों को लेकर, सेल्फ, उसका सेल्फ कैसा है, सेल्फ एस्टीम, ये सब चीज़ें जो हम आगे पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें इसमें यहीं से आई है. माइंड बॉडी रिलेशंस, उसका माइंड और बॉडी का रिलेशन कैसा होता है, और बहुत सारे मेंटल फंक्शंस को, जैसे कि कॉग्निशन मतलब कैसे उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर लेता है, मेंटल एबिलिटी कितनी है, परसेप्शन, उसके थॉट्स वगैरह, उसका देखने का नज़रिया, इल्यूजन, टेंशन एंड रीजनिंग, किसी भी चीज़ों को सॉल्व करने का तरीका कैसा है. तो ये इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन में ना ज़्यादातर फोकस करा जाता था, पर लेकिन यहाँ से साइकोलॉजी नहीं आई है. साइकोलॉजी हमारे पास आई है वेस्टर्न साइकोलॉजी से. Unfortunately, philosophical roots in the Indian tradition have not influenced the development of modern psychology in India. The development of the discipline in India continues to be dominated by Western psychology. तो philosophical roots से हमारे पास Indian tradition जो है हमारा, वहाँ से influence नहीं हुई है psychology. हमारे पास Western psychology से modern psychology आई है हमारे इंडिया के अंदर. तो हम पढ़ते हैं अब ये कैसे कैसे आई. द मॉडर्न एरा ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी बिगेन इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी, वेयर द फर्स्ट सिलेबस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन साइकोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड द फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1915. तो जो मॉडर्न एरा है, जो हमारे साइकोलॉजी का मॉडर्न एरा है, जो डेवलप हुआ है, उसका जो ये बिगेन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? ये डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी से हुआ है, जो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में है, और वहाँ पे फर्स्ट सिलेबस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन साइकोलॉजी जो है वो करा गया, इंट्रोड्यूस करा गया, और वहीं पर फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी भी इस्टेब्लिश्ड हुई इन 1915 में. और कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्टार्टेड द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन द ईयर 1916. और कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट करा था अपना फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी का इन द ईयर 1916. ये बहुत बारी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कौन सी ईयर में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ था, फर्स्ट लाइब्रेटरी कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1915 में हुई थी, और फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी 1916 में स्टार्ट किया गया था. और उसके बाद अनदर डिपार्टमेंट भी खोला गया था अप्लाइड साइकोलॉजी में इन 1938 में, जो कि ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हुआ था बाय डॉक्टर एन सेनगुप्ता से. तो ये जो इस्टेब्लिश करा गया था ना, मेन जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सिलेबस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस करा गया, फिर लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करी गई, फिर डिपार्टमेंट खोले गए, ये सब इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय डॉक्टर एन सेनगुप्ता से, जो कि ट्रेंड हुई थी इन द यूएसए और इन द एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन ऑफ वुंड. विलियम वुंड के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, जो कि जिन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच दी थी, जो कि जब ये स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच कर रहे थे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तब डॉक्टर एन सेनगुप्ता इनसे ट्रेंड हो रही थी यूएसए के अंदर, और इन्होंने ट्रेंड होकर हमारे इंडिया में आकर ये चीज़ें इस्टेब्लिश करी. फिर हम बात करते हैं प्रोफेसर जी बॉस के बारे में, जो कि ट्रेंड हुए थे फ्रूइडियन साइको एनालिसिस के अंदर. जब सिगमंड फ्रूइड जो थे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने साइको एनालिसिस के अंदर, जो कि इन्होंने बिहेवियर के ऊपर दी थी अपनी अप्रोच, तो वो उसके अंदर जब ट्रेंड हो रहे थे तो उन्होंने अनदर एरिया इन्फ्लुएंस करा था इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया के अंदर आकर जी बॉस ने, और इस्टेब्लिश करा था इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन इन 1922 में. ठीक है, ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. प्रोफेसर बॉस इस्टेब्लिश्ड, कब उन्होंने इस्टेब्लिश करा था इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन इन 1922 में. अब हम बात करते हैं कि ये जो मतलब ये हमें चीज़ें कैसे पता चली. तो दुर्गानंद सिन्हा है, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी साइकोलॉजी इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस.
जो कि पब्लिश हुई थी 1986 में, जो कि बोलती है कि ये जो हिस्ट्री है ना मॉडर्न साइकोलॉजी की, वो एक तरीके से सोशल साइंस की तरह है, जो कि 4 फेजेस में हम इसको उन्होंने अपनी बुक के अंदर 4 फेजेस में इसको डिवाइड करा गया। ठीक है, तो वो एक तरीके से हिस्ट्री बता रहे हैं मॉडर्न साइकोलॉजी की हमारे इंडिया के अंदर। तो हम एक एक करके अब उसके फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हिम द फर्स्ट फेज till independence was a phase with emphasis on experimental, psychoanalytical and psychological testing research which primarily reflected the development of the discipline in western countries। तो उन्होंने अब उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो फर्स्ट फेज था ना वो इंडिपेंडेंस तक का है। ठीक है, यानी कि 1947 तक का है ये फर्स्ट फेज, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा ना फोकस किस पे करा गया था, एक्सपेरिमेंटल पर, साइको एनालिटिकल पर और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिसर्च भी करे गए थे, जो कि रिफ्लेक्ट हो रहे थे कहाँ से, वेस्टर्न कंट्रीज से। तो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में जो जो चीज़ें डेवलप हो रही थी वहाँ से हम सीख कर अपने इंडिया के अंदर वो चीज़ें डेवलप कर रहे थे। द सेकेंड फेज हमारे पास आता है टिल द 1960s, मतलब आफ्टर 1947 क्या हुआ था, सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ, वॉज अ फेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया इनटू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। अब इसमें क्या हुआ, हमारे पास फोकस हो गए, हमारे पास कुछ कुछ फैक्टर्स आ गए, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल, साइको एनालिटिकल, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिसर्च हमने करे। तो वहाँ से हमारे पास सेकेंड फेज आया कि क्यों ना हम इसको एक्सपैंड कर दे, साइकोलॉजी को एक्सपेंड करते हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो इसके अंदर जब हमें ये पता चल गया एक्सपेरिमेंटल है, साइको एनालिटिकल है, तो हमने इसकी ब्रांचेस बना दी साइकोलॉजी की, कि अलग अलग इसको डिपार्टमेंट में करके हमने इसकी ब्रांचेस बना दी साइकोलॉजी की। ड्यूरिंग दिस फेज इंडियन साइकोलॉजिस्ट showed desire to have an Indian identity by seeking to link Western psychology to the Indian context। फिर अब साइकोलॉजिस्ट ने बोला, शो करा, जब उन्होंने इस फेज को मतलब अच्छी तरह से एक्सपैंड करा, तब उन्होंने सोचा कि हमारी इंडिया की ना खुद की आइडेंटिटी भी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, वेस्टर्न साइकोलॉजी को अच्छी तरह से स्टडी करा, ठीक है, और उसको इंडियन सिचुएशन के हिसाब से उसको लिंक करके उसकी इंडियन एक आइडेंटिटी बना ली। ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करी कि कैसे वेस्टर्न साइकोलॉजी जो है वो स्टडी करता है साइकोलॉजी को, किस तरीके से देखता है, उनका परसेप्शन क्या होता है, और उसके परसेप्शन को एज अ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर कर उन्होंने एक इंडियन आइडेंटिटी बना दी साइकोलॉजी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड फेज। थर्ड फेज हमारा स्टार्ट हुआ था पोस्ट 1960s में, जो कि फेज बोलता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। ठीक है, तो हमारा मतलब आफ्टर 1960s के बाद। ठीक है, सेकेंड फेज हमारा टिल 1960 तक चला था और थर्ड फेज हमारा 1960 के बाद से चला था, जिसके अंदर प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च के ऊपर बात करी गई थी। जो साइकोलॉजिस्ट थे ना बिकम मोर फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। साइकोलॉजिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा ना फोकस्ड हो गए थे, किस चीज़ के ऊपर, वो ना इंडियन सोसाइटी को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए थे कि क्या ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जो हमारी इंडियन सोसाइटी को फेस करनी पड़ती है। उन्होंने उस चीज़ को एड्रेस करा और उस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। लीडिंग साइकोलॉजिस्ट एम्फोसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च विच इज़ रेलिवेंस टू आवर सिचुएशन। फिर उन्होंने क्या करा, इस चीज़ के ऊपर जब वो काम करे थे उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। जब रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने उस चीज़ को हमारी सिचुएशन से रेलिवेंस माना। ठीक है, जो हमारी सिचुएशन पे फिक्स होता था उस सिचुएशन पे वो रिसर्च करते थे और आगे अपनी वो जो रिसर्च थी उसके बिहाफ पे वो हमारी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको उतारते थे। अब हम बात करते हैं फोर्थ फेज़ के बारे में। फोर्थ फेज़ जो थी वो लेट 90s के बाद स्टार्ट हुई। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, फर्स्ट फेज़ जो हमारा था वो 1947 तक का था, सेकेंड फेज़ हमारा जो था वो 1960s तक मतलब स्टार्ट हुआ था और 1960s तक चला था। फिर थर्ड फेज़ जो था वो 1960s के बाद चला था। ठीक है, 1960s के बाद चला था टिल 1970s तक चला। उसके बाद 1970s के बाद फोर्थ फेज़ आ गया जो कि कहते हैं फेज़ ऑफ इंडिजिनेशन, जिसके अंदर बिसाइड्स रिजेक्टिंग द वेस्टर्न फ्रेमवर्क इंडियन साइकोलॉजिस्ट स्ट्रेस द नीड फॉर डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन अ फ्रेमवर्क विच वॉज कल्चरली एंड सोशली रेलिवेंट। अब साइकोलॉजिस्ट ने क्या सोचा, जब वो रिसर्च करने लग गए तब उन्होंने प्रॉब्लम को समझा कि इंडियन जो हमारे इंडियंस है वो किस मतलब कैसी ऐसी सिचुएशन से डेली निकलते हैं। तो उन्होंने तब जाकर फ्रेमवर्क करा और उसके बाद उन्हें पता चला कि हमारे साइकोलॉजिस्ट को कल्चरली और सोशली जो है उसको रेलिवेंट करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा।
ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि साइकोलॉजिकल जो रिसर्च है उन्होंने स्टार्ट कर दी कल्चर पे और सोशली जो रेलिवेंट हो उस चीज़ के ऊपर उन्होंने रिसर्च स्टार्ट कर दी और हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। फिर जो हम कहते हैं साइकोलॉजी इन इंडिया इज़ नाउ बीइंग अप्लाइड इन डाइवर्स प्रोफेशनल एरियाज़। अब साइकोलॉजी जो है ना इंडिया के अंदर वो अप्लाइड होने लगी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एरियाज़ में, ठीक है। अब साइकोलॉजी जो है वो एज अ प्रोफेशनल मानी गई। Not only have psychologists been working with children having special problems, they are employed in hospitals as clinical psychologists. अब जो साइकोलॉजिस्ट थे वो पहले जो स्पेशल प्रॉब्लम्स जो चिल्ड्रन फेस करते हैं उनके साथ वर्किंग मतलब काम करा करते थे, उनके ऊपर फोकस करा करते थे। बट नाउ अब वो हॉस्पिटल्स के अंदर एज अ एम्प्लॉय भी काम करते हैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी वो काम करते हैं HRD के अंदर, और एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट्स में भी वो काम करते हैं। स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी बन सकते हैं वो इन द डेवलपमेंट सेक्टर, एंड इन IT इंडस्ट्री पे भी वो अपना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। जैसे कि हमें पता है ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी जो है वो वेरियस फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी हम कर सकते हैं और बहुत सालों से वो एमर्ज्ड हो रही है। सम ऑफ दीज आर डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन, जिसमें से हम कुछ जो है वो डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में। तो जैसे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी होती है, स्कूल साइकोलॉजी होती है, न्यूरो साइकोलॉजी होती है, स्पोर्ट्स, डेवलपमेंटल, सोशल, क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में। इन्वेस्टिगेट्स मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन एक्यूसिएशन, storage, manipulation and transformation of information received from the environment along with its use and communication. Cognitive psychology होता क्या है? Cognitive मतलब जिसके अंदर ब्रेन हमारा इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट क्या करता है ये मेंटल प्रोसेसेस को, कि कैसे हमारा जो माइंड और ब्रेन मतलब जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है हर चीज़ के अंदर, ठीक है। वो कितना स्टोर अपने अंदर कितनी सारी मेमोरीज, कितनी सारी चीज़ें स्टोर करके रखता है, मैनिपुलेट कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, रिसीव कर सकता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रही है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। The major cognitive processes are attention, perception, memory, reasoning, problem solving, decision making and language. हमें पता है कुछ cognitive processes होते हैं, ठीक है, जैसे कि attention, perception, हम कितना अटेंटिव होके किसी चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है। परसेप्शन मतलब हमारे थॉट्स, हमारी हर चीज़ को लेके कैसे हमारे परसेप्शन, हमारे थॉट्स कैसे होते हैं, हर चीज़ को हम या फिर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव वे में लेते हैं। हम मेमोरी कितनी क्रिएट कर रहे हैं, हमारी मेमोरी में हम कितनी चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कितनी चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। रीजनिंग, हम कैसे भी कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, हम अपने डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव प्रोसेस में आती है। इन ऑर्डर टू स्टडी दिस कॉग्निटिव प्रोसेसेस साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन लैबोरेटरी सेटिंग्स। अब इसको कॉग्निटिव प्रोसेसेस को समझने का ना, स्टडी करने का एक तरीका होता है जो साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स। लैबोरेटरी के अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके ही कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आगे रिसर्च करते हैं, प्रोसेस उसको समझते हैं। cognitive psychologists often collaborate with neuroscientists and computer scientists. अब cognitive psychologist को ना collaborate करना पड़ता है neuroscientist के साथ। जैसे कि हमें पता है न्यूरोसाइंस, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो न्यूरो साइंस होती है वो ब्रेन को स्टडी करती है, ब्रेन से रिलेटेड सारे काम करते हैं। तो और कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है? मेंटल एबिलिटीज़, जो कि हमारा ब्रेन परफॉर्म करता है। तो ये सारी चीज़ें उनको कोलैबोरेट करनी पड़ती है। कंप्यूटर साइंटिस्ट, अब उसको स्टडी करने के लिए, जब अगर हम रिसर्च वगैरह कर रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट की भी ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। Focuses on the relationship between behavior and physical system, including the brain and the rest of the nervous system. Biological psychology के अंदर आप क्या कर सकते हैं? आप फोकस करते हैं रिलेशनशिप, उसके रिलेशनशिप को जानने में कि बिहेवियर और फिजिकल सिस्टम का रिलेशनशिप क्या है। उसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम ब्रेन भी और रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम भी।
द इम्यून सिस्टम भी, जेनेटिक्स, मतलब ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है उनके रिलेशनशिप को जानते हैं हम, साइकोलॉजी के साथ उसको रिलेट करते हैं, लिंक अप करते हैं. बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट ऑफन कोलैबोरेट विद न्यूरो साइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट. ठीक है, हमें पता है बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो किन किन के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट के साथ, क्योंकि हमें पता है न्यूरो साइंटिस्ट ब्रेन के ऊपर फोकस करता है, तो वो बायोलॉजिकल हो गया. जूलॉजिस्ट एनिमल्स वगैरह से रिलेटेड हो गया, तो इस पर भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है. एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी होते हैं. ठीक है, तो वो उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूरोसाइकोलॉजी. साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरो साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर. इसमें क्या होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं वो एक साथ वर्किंग, मतलब एक साथ काम करते हैं. रिसर्चर्स आर स्टडिंग द रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स और केमिकल सब्सटेंसेज. जो इसमें रिसर्च होती है ना, वो ज़्यादातर स्टडी क्या करती है, रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स का रोल क्या होता है, क्या नहीं, और उसके केमिकल सब्सटेंसेज के ऊपर रिसर्च करती है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरल कम्युनिकेशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन एंड देयरफॉर इन एसोसिएटेड विद mental functions. They do their research on people and normal functioning brain as well as on people with damaged brain. ठीक है, साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट इसमें क्या करते हैं, जब एक साथ काम कर रहे होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं और उसको वो डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन को स्टडी करते हैं. ठीक है, मेंटल फंक्शंस को स्टडी करते हैं और अपनी रिसर्च करते हैं. विद नॉर्मल पीपल के साथ भी अपने रिसर्च कर सकते हैं, या फिर जो जिन लोगों का ब्रेन डैमेज हो जाता है उनके ऊपर भी वो अपनी स्टडी करते हैं. ठीक है, या फिर उनका ब्रेन जो है वो फंक्शनिंग करना बंद कर देता है. ठीक है, या फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ब्रेन को भी कोई भी इंजरी हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं से उसकी एक नर्व में प्रॉब्लम हो जाती है कुछ भी, तो वो उन सारी चीज़ों को स्टडी करने में हेल्प करता है. अब आप बोलेंगे कि न्यूरो साइंटिस्ट का तो समझ में आ गया कि वो इन सब चीज़ों में स्टडी करने में हेल्प कर देगा, बट न्यूरो साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, जब उसको पता चल जाएगा कि इस पर्सन को उसकी मेमोरी में डिसऑर्डर है या उसकी मेमोरी वो भूल जाता है चीज़ों को, या फिर उसकी ब्रेन में इंजरी है, उसको पहले का कुछ भी याद नहीं है. ठीक है, तो न्यूरो साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, उस चीज़ को याद दिलवाने में, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं से लिंक अप करके उसको ट्रेंड करेगा. ठीक है, उसके ब्रेन को एक्टिव करेगा. ठीक है, बाय फॉलोइंग एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक EEG, PET एंड fMRI. ठीक है, वो ये सारी चीज़ें करवा के हमें पता चलता है ब्रेन के बारे में. तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं अपना डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या करता है, स्टडीज द फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर एट डिफरेंट एजेस एंड स्टेजेस ओवर अ लाइफ स्पैन फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज. अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, सोशली चेंजेस आ रहे हैं या फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो भी चीज़ें हमारे अंदर चेंजेस ला रही है उसके ऊपर स्टडी करता है. ठीक है, वो फिजिकली भी हो सकता है, सोशली भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है. ठीक है, बट जो ये डेवलपमेंट में होता है ना, ये लाइफ स्पैन तक होता है. ठीक है, जब तक हम जिंदा है तब तक हम इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, और डिफरेंट एजेस भी होते हैं इसके अंदर, स्टेजेस भी होते हैं, मतलब फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज तक हम बहुत सारे हमारे अंदर चेंजेस होते रहते हैं. ठीक है, चेंजेस कभी नहीं रुकते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, तो हम इसको लाइफ स्पैन तक बोल सकते हैं. तो हमारे अंदर ये जो स्टडी करते हैं वो लाइफ स्पैन तक स्टडी कर सकते हैं, मतलब हर एक टाइप के एज के पर्सन के ऊपर स्टडी कर सकते हैं. ये द प्राइमरी कंसर्न ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज हाउ वी बिकेम व्हाट वी आर. फॉर मैनी ईयर्स द मेजर एम्फोसिस वॉज ऑन चाइल्ड एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट. ठीक है, तो उनका प्राइमरी कंसर्न क्या होता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम कैसे हैं और हम कैसे हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर मैनी ईयर्स तक तो उन्होंने ज़्यादातर एम्फोसाइज करा था कि एक बच्चे के ऊपर और एडोलसेंट डेवलपमेंट के ऊपर. ठीक है, दे फोकस ऑन द बायोलॉजिकल भी, वो बायोलॉजिकल फोकस भी करते हैं, सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है ये सारे, जैसे हेरिडिटी और एनवायरमेंट का रोल होता है, ये सारे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आते हैं. तो वो इन सब चीज़ों को भी स्टडी करते हैं. दैट इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं. साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस, कॉग्निशन, इमोशन, टेम्परामेंट, मोरालिटी एंड सोशल रिलेशनशिप कैसा है, इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल, ये सारे रिलेशनशिप्स जितनी भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को स्टडी करता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कोलैबोरेट किसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ, एजुकेशनिस्ट के साथ, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के साथ, सोशल वर्कर्स के साथ, काउंसलर्स एंड ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज वेयर देयर इज कंसर्न फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. अब हमें पता है डेवलपमेंट जो है हर फील्ड में होती है. ठीक है, हर
फेजेस में होती है, साइकोलॉजिकल फेजेस ही में वो डेवलप होती रहती है, तो हमें पता है। तो इसका मतलब डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो है वो हर फेज़ में, हर ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के साथ वर्क कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल साइकोलॉजी, जो एक्सप्लोर्स हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय देयर सोशल एनवायरनमेंट, हाउ पीपल थिंक अबाउट एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, ठीक है। सोशल साइकोलॉजिस्ट किसके ऊपर फोकस करते हैं? पीपल के ऊपर, कि कैसे वो अफेक्ट हो रहे हैं सोशली। हमें पता है हम ऐसे एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं जो सोशली भी है, ठीक है। तो सोशल एनवायरनमेंट को उसके ऊपर स्टडी करता है, ठीक है, एक्सप्लोर करता है कि कैसे जो लोग हैं वो उससे अफेक्ट होते हैं, और कैसे लोग सोचते हैं, और कैसे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों से, या दूसरों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ठीक है। Social psychologists are interested in such topics such as attitudes, conformity and obedience to authority, interpersonal attraction, helpful behavior, prejudice, aggression, social motivation, intergroup relations and so on. ये जो भी मैंने आपको बताया कि सोशल साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड होते हैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स में, जैसे कि एटीट्यूड हो गया, कन्फॉर्मिटी, ये आगे हम पढ़ेंगे, ऑबिडियंस टू अथॉरिटी, इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे वो फोकस करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी, ठीक है। एग्जामिन्स द रोल ऑफ कल्चर इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन। साइकोलॉजिस्ट इसमें क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं कि कैसे कल्चर का रोल होता है, हम कल्चर को कैसे समझ सकते हैं ताकि हम बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सके, थॉट को अंडरस्टैंड कर सके, और हर एक पर्सन के इमोशन को अंडरस्टैंड कर सके। हमें पता है ये एक डाइवर्स कल्चर, हम एक डाइवर्स कल्चर में रह रहे हैं जहाँ पे हर टाइप के लोग हमें मिलते हैं, ठीक है। तो उनका कल्चर, उनकी बिलोंगिंग, वो अलग ही बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, तो उनको समझने के लिए, ठीक है, उनके बिहेवियर, थॉट, इमोशंस को समझने के लिए पहले हमें उनके कल्चर को एग्जामिन करना पड़ता है, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट इसमें क्या करते हैं? पहले उनका रोल ऑफ कल्चर को एग्जामिन करते हैं ताकि वो उनके बिहेवियर, थॉट और इमोशन को अंडरस्टैंड कर सके। It assumes that human behavior is not only a reflection of human biological potential but also a product of culture. हमें पता है हम एज अ ह्यूमन अगर हम होल देखें तो हमारे अंदर 50% हेरिडिटी का रोल होता है और 50% एनवायरनमेंट का रोल होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। बट लेकिन ह्यूमन बिहेवियर जो है वो एक तरीके से एक ह्यूमन बिहेवियर का रिफ्लेक्शन ना हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन बायोलॉजिकल पोटेंशियल जो है, ठीक है, वो प्रोडक्ट है, वो कल्चर का भी प्रोडक्ट है, क्योंकि 50% एनवायरनमेंट के अंदर कल्चर भी आता है, सोशली भी आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे हेरिडिटी से भी। कुछ तो हम हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं, अगर जैसे मान लो पेरेंट्स में से किसी पेरेंट को ज़्यादा गुस्सा आता है, तो अगर हेरिडिटी के थ्रू बच्चे के अंदर भी ज़्यादा गुस्सा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ उसको हेरिडिटी से मिला है। बट लेकिन एनवायरनमेंट, अगर वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ पे एग्रेसिव बिहेवियर शो होता है, तो हम कह सकते हैं 50% जो उसका फैक्टर है वो एनवायरनमेंट भी है, ठीक है। तो हम दोनों का कंबाइन करके हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो रिफ्लेक्शन होता है एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का, और वो उसके अंदर एनवायरनमेंट के अंदर प्रोडक्ट ऑफ कल्चर भी आता है, ठीक है। देयरफॉर बिहेवियर शुड बी स्टडीड इन इट्स सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो तभी हम कहते हैं कि बिहेवियर जो है वो स्टडी होता है सोशली भी और कल्चरली भी। एज यू विल बी स्टडिंग इन डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, कल्चर इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर इन मैनी वेज एंड इन वेरिंग डिग्रीज। अब इस चैप्टर्स के बाद आप इस पूरी बुक में बहुत सारे चैप्टर्स जिसके बारे में आप कल्चर, सोशली और ये सब चीज़ें आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज द इंट्रैक्शन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पॉपुलेशन एंड नेचुरल डिजास्टर्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी किस चीज़ पे फोकस करता है? एनवायरमेंटल से ही समझ में आता है एनवायरमेंट के अंदर फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें होती है। तो वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? सिर्फ ओनली फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स, जिसकी वजह से ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वो इन सब चीज़ों को स्टडी करता है। The influence of physical arrangement of the workplace on health, the emotional state and interpersonal relations are also investigated. जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं फिजिकल अरेंजमेंट के अंदर, जो जैसे कि वो किसी जगह पे काम कर रहा है, ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट में आ गया, तो उस वर्क प्लेस पे उसकी हेल्थ के ऊपर, उसकी इमोशनल स्टेट के ऊपर या उसके इंटरपर्सनल रिलेशंस क्या है, ठीक है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है फिजिकली हमने बोला, तो एनवायरमेंटल फिजिकल में जो भी आ गया, वो जहाँ पे काम कर रहा होगा या जो भी एरिया में वो रह रहा होगा, ये सारे एनवायरमेंटल में आ गए, तो उन सब चीज़ों को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। Current topics of research in this field are the extent to which disposal of waste, population explosion,
ठीक है। अब करंट टॉपिक्स के ऊपर जो रिसर्च चल रही है वो किसके ऊपर चल रही है, वेस्ट प्रोडक्शन के ऊपर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर, ये इन सब के ऊपर अभी रिसर्च चल रही है इस फील्ड के अंदर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एफिशिएंट यूज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज आर एसोसिएटेड विद एंड आर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि इन सब चीज़ों से ना ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ये सारी जो साइकोलॉजिकल ब्रांचेज है इसको भी हमें स्टडी करना पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट को अपना अपना काम हर फील्ड में करना पड़ता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है हेल्थ साइकोलॉजी। focuses on the role of psychological factors, for example stress, anxiety in the developmental prevention and treatment of illness। अब हेल्थ साइकोलॉजी, हेल्थ से अगर हम हेल्थ के ऊपर बात करें तो हमें पता है हेल्थ जो एक साइकोलॉजिकल, ये सबसे मेन हमारा आता है। फोकस क्या करता है इसके अंदर, साइकोलॉजिस्ट फोकस करता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, जैसे बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, नर्वसनेस, ये सब चीज़ें जो हो जाती है, ठीक है, तो वो उन सब चीज़ों को कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है और इसके ट्रीटमेंट्स, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। एरियाज ऑफ इंटरेस्ट फॉर द हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आर स्ट्रेस एंड कॉपिंग, द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड हेल्थ, पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप एंड वेज ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ एनहांसिंग फैक्टर्स। वो इन सब चीज़ों पे ही फोकस करता है, जैसे कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है स्ट्रेस को कैसे कॉपिंग करा, मतलब ओवरकम करा जाए, ठीक है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो क्लाइंट से मिलकर उससे बात कर कर उसको प्रिवेंशन के जो स्ट्रैटेजी है वो बताते हैं, ठीक है। एक रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए एक डॉक्टर और पेशेंट का, ठीक है, उसके ऊपर भी फोकस करा जाता है। वेज ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ एनहांसिंग फैक्टर्स, हम अपने हेल्थ को हाइजीनली कैसे रख सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर भी वर्क करा जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है डील विद कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, क्रॉनिक सब्सटेंस अब्यूज़। अब हमें पता है कि ये फोकस क्या करते हैं क्लिनिकल और काउंसलिंग सेशन में, कि जो भी कैसे ट्रीटमेंट देना है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उनको, जैसे कि एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है, क्रोनिक सब्सटेंस अब्यूज़ होता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक क्लिनिकल, ठीक है, क्लिनिकल जो होगा वो ही हम ये इन सब चीज़ों पे वर्क कर सकता है, वो ट्रीटमेंट दे सकता है, ठीक है। अब related area is counseling which aims to improve everyday functioning by helping people solve problems in daily living and cope more effectively with challenging situations। अब हमें पता है कि कहते हैं जो रिलेटेड एरियाज है। अब काउंसलिंग में क्या होगा, काउंसलिंग में जैसे कि हमारा जो डेली लाइफ का रूटीन जो हमारा होता है उस चीज़ पे फोकस करा जाता है कि कैसे लोगों को रहना चाहिए, ठीक है, वो अपने गोल के ऊपर कैसे फोकस कर सकते हैं, उनकी लाइफ और ज़्यादा कैसे ईजिली और स्मूथ बनाया जा सकता है, ठीक है। ये जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस होते हैं उसको कैसे उसको फेस कर सकते हैं, कोई भी जो इंसान होगा उसको हेल्प करती है उन सब चीज़ों में। The work of clinical psychologist does not differ from that of counseling psychologist, although a counseling psychologist sometimes deals with people who have less serious problems। ठीक है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है उनके पास राइट होता है वो पर्सन की काउंसलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, बट लेकिन काउंसलर जो होते हैं ना वो समटाइम्स कुछ हद तक ही वो उसको प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, सीरियस प्रॉब्लम को जो कम हो, ठीक है। अगर ज़्यादा बढ़ गई तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ता है। इन मैनी इंस्टेंसेस काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वर्क विद स्टूडेंट्स। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर किसके साथ वर्क करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ, एडवाइजिंग देम अबाउट पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड करियर प्लानिंग। Like clinical psychologist, psychiatrists also study the causes, treatment and prevention of psychological disorder। ठीक है, ये ज़्यादातर डिफ्रेंशिएट में पूछ लिया जाता है काउंसलिंग और क्लिनिकल में, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लिनिकल हमें पता है क्लिनिकल जो है वो ट्रीटमेंट भी दे सकता है, कॉजेज भी बता सकता है और प्रिवेंशन भी दे सकता है और काउंसलिंग भी कर सकता है। बट काउंसलर जो है वो डील करता है मतलब जिसको लेस सीरियस प्रॉब्लम उनके साथ वो डील करता है। वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ डील कर लेगा, उनको उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो है डेली लाइफ की उनको हेल्प करने में डील कर लेगा, करियर प्लानिंग कर लेगा, ठीक है। बट लेकिन जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जो साइकेट्रिस्ट है, वो ज़्यादातर स्टडी करता है कॉजेज, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। हाउ आर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट डिफरेंट? ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, ठीक है, वही क्वेश्चन इसमें बोल रखा है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैज़ अ डिग्री इन साइकोलॉजी,
ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास डिग्री होती है साइकोलॉजी में, विच इंक्लूड्स इंटेंसिव ट्रेनिंग इन ट्रीटिंग पीपल विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है पूरी की पूरी कि कैसे ट्रीट करना है जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो। इन कॉन्ट्रास्ट अ साइकेट्रिस्ट हैज़ अ मेडिकल डिग्री। अब जो साइकेट्रिस्ट है उनके पास मेडिकल डिग्री होती है विद ईयर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। उनको स्पेशलाइजेशन उन्होंने कर रखी होती है ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में। वन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इन द साइकेट्रिस्ट कैन प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। जो साइकेट्रिस्ट है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेडिसिन वगैरह, जो प्रिस्क्राइब करनी होती है उन्हें वो कर सकते हैं। एंड गिव इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट्स वेयर एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो नहीं दे सकते इलेक्ट्रिक शॉक जो होती है वो ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, बट लेकिन साइकेट्रिस्ट दे सकता है क्योंकि उन्होंने स्पेशलाइजेशन कर रखी होती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। deals with workplace behavior focusing on both the workers and the organizations that employ them. इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी मतलब कंपनीज वगैरह के साथ वर्क हो गया, ये ज़्यादातर वर्क प्लेस के ऊपर हो गया। तो वर्क प्लेस पे जो भी बिहेवियर अकर हो रहे हैं उसके ऊपर फोकस करा जाता है कि जो वर्कर्स है उनका बिहेवियर कैसा है, क्या वो आगे जाके मतलब अग्रेसिव बिहेवियर, जैसे मान लो किसी वर्कर का एग्रेसिव बिहेवियर है तो वो आगे जाके अग्रेसिव बिहेवियर शो कर सकता है, तो उसको चीज़ को कैसे प्रिवेंट करा जाए, उसको क्या ट्रेनिंग दी जाए, उन सब चीज़ों पे फोकस करा जाता है। Industrial organization psychologists are concerned with training employees, improving work conditions and developing criteria for selecting employees. इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल जो साइकोलॉजिस्ट है वो ज़्यादातर कंसर्न करते हैं कैसे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है, उनके वर्क को इम्प्रूव इंक्रीज़ कैसे करा जाए और इम्प्रूव कैसा करा जाए, डेवलपिंग क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज़। अगर हमें किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है तो उसके स्पेसिफिक वर्क के लिए उसको कैसे हमें सिलेक्ट करें उन एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी चीज़ पे कंसर्न करता है वो। For example, an organizational psychologist might recommend that a company may adopt a new management structure that would increase communication between managers and staff. The background of industrial and organizational psychologists often includes training in cognitive and social psychologists. ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट जो है ना उन्होंने रिकमेंड करी है एक कंपनी जो अडॉप्ट करी है न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर दैट वुड इंक्रीज कम्युनिकेशन इंक्रीज कर रहे हैं मैनेजर्स और स्टाफ के बीच में। ठीक है, तो वो ज़्यादातर क्या बताना चाह रहे हैं कि कॉग्निटिव मतलब कैसे कैसे वो अपने आइडियाज़ दे रहे हैं, मैनेजर और स्टाफ बात कर रहे हैं और कैसे कैसे उनके आइडियाज़ जो एक्सचेंज हो रहे हैं और वो सोशली एक दूसरे के साथ कैसे बिहेवियर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी और उनकी इन सब चीज़ों को इंक्रीज़ करा गया। फिर नेक्स्ट आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। स्टडीज़ हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस लर्न। ठीक है, वो स्टडी करता है कैसे पीपल जो है वो हर मतलब कोई भी डिफरेंट एज का पढ़ सकता है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट प्राइमरली हेल्प डेवलप इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मटेरियल्स यूज टू ट्रेन पीपल इन बोथ एजुकेशन एंड वर्क सेटिंग्स। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है, जैसे मान लो कोई एजुकेटेड पर्सन है पर वो अपने वर्क प्लेस पे वो मैनेज नहीं कर पा रहा तो उसको ट्रेन कर दिया। They are also concerned with research on issues of relevance for education, counseling and learning problems. वो किन के साथ कंसर्न करती है, रिसर्च करती है जो भी इश्यूज आ रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड और लर्निंग प्रॉब्लम से रिलेटेड। A related field, school psychology, focused on designing programs that promote intellectual, social and emotional development of children, including those with special needs. They try to apply knowledge of psychology in school setting. वो क्या कर रही है, related fields जो भी है स्कूल साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, वो उनके साथ फोकस करती है, डेवलप करने में हेल्प करती है, प्रमोट करती है इंटेलेक्चुअल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, ताकि जो स्पेशल नीड्स वाले लोग हैं उनको भी हेल्प हो सके। दे ट्राई टू मतलब अप्लाई करते हैं नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन अ स्कूल सेटिंग। वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल सेटिंग पे फोकस करती है कि कैसे नॉलेज को प्रमोट करना चाहिए, कैसे नॉलेज को देना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। Apply psychological principles to improve sports performance by enhancing their motivation. वो क्या करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, क्या करते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई करके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ रिलेटिवली न्यू फील्ड बट इज़ गेनिंग एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड में ना उसको एक्सेप्ट करा जा रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वैसे तो न्यू है बट वो रेलिवेंट है। हमें पता है उससे बच्चों का गेम इंप्रूव हो सकता है, स्पोर्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं बाय गिविंग मोटिवेशन। अदर एमर्जिंग ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी जो कि द इंटरडिसिप्लिनरी फोकस ऑन रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी हैज़ लेड टू द एमर्जेंस ऑफ वेरिड एरियाज लाइक एविएशन साइकोलॉजी, स्पेस साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, फोरेंसिक
रूरल इंजीनियरिंग, मैनेजरियल, कम्युनिटी साइकोलॉजी ऑफ वुमेन एंड अ न्यू पॉलिटिकल साइकोलॉजी, टू नेम अ फ्यू। इनमें से कुछ जो ये अदर एमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी जो है अभी डेवलप हुए हैं और एमर्ज भी हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और आने वाले टाइम पे इनको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये एमर्ज हो रहे हैं, ठीक है। न्यू साइकोलॉजिकल ब्रांचेस आती जा रही है, ठीक है। तो इनके ऊपर भी ज़्यादा फोकस करा जाता है, इनको आगे इनके ऊपर रिसर्च होती है, अप्लाई हम इसको अप्लाई करते हैं और इनके ऊपर रिसर्च भी हो रही है अभी। तो अगर आप यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम बाय फॉर मोर अपडेट्स एंड PDF ऑफ द सेशन टॉट, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इसके बारे में, आगे की अपडेट्स के बारे में, और आपको इसका PDF भी मिल जाएगी पूरे सेशन की टेलीग्राम पे। मेल कर सकते हैं आप मुझे, कमेंट कर सकते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स। डाउट फॉर्म भी अवेलेबल है, आप उस पर भी मुझे जाके आप मुझे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। होप यू विल फाइंड इट प्रोडक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव. Do like, share and subscribe my channel. Keep supporting guys. Thanks a lot. Stay tuned for more updates.